हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज सैटरडे है, आज हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है न्यूज़ के अंदर, लेकिन जो दो चीज़ें हैं जो हमने करनी है वो है एक तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़, इसका एक इंडेक्स जो है वो बनाया जा रहा है, इसको हमने देखना है। एंड साथ साथ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो अभी आपको पता है, हमने सुबह वाले अखबार में भी किया था कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया और हमने सारे तरह के रेट्स भी देखे, एसएलआर, सीआरआर, फलाना ढिमकाना, वो हमने सारा सुबह वाली क्लास में कर लिया है। तो अब रेपो रेट बढ़ाने के बाद स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कुछ हाइक जो है वो किया गया है, इसके बारे में हमने समझना है। और कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर काउंट होती है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी हमने देखना है, क्योंकि GS2 का पार्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं GS3 इकोनॉमी का, जो हमारा है 8 कोर इंडस्ट्रीज़। तो ये कंबाइंड इंडेक्स है जिसके अंदर 8 इंडस्ट्रीज़ को हम कंसिडर करते हैं। कौन सी? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं ये 40% वेट, यानी कि 40% आप कह सकते हो वैल्यू रखती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के अंदर, IIP। और इसको जो रिलीज़ करता है वो है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे पब्लिश करता है। तो IIP बेसिकली क्या हुआ, ये एक इंडेक्स हुआ जो हर एक इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बताता है ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जैसे वेट्स की बात करें तो मतलब कि उसके अंदर किसकी वैल्यू कितनी है, तो कोल की वैल्यू 10% है, क्रूड ऑयल 8% है, 8.5%, नेचुरल गैस है, और हाईएस्ट रिफाइनरीज़ की है 28%। सेकेंड हाईएस्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी की है 19.5%। उसके बाद स्टील है 17.5%। तो ये वैल्यूएशन हमने कर दी। जैसे आपने बचपन में ज़रूर वेटेड एवरेज निकाली होगी। एक तो हमारे एवरेज होते थे नॉर्मल एवरेज, जैसे कि आपके सपोज करो 40 मार्क्स मैथ्स में है, 50 साइंस में है, 60 हिंदी में है। आप इनको टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 कर देते थे, वो होती थी सिंपल एवरेज। फिर होती थी वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता था कि मैथ्स के जो 40 मार्क्स हैं इसकी वैल्यू है 2, 50 मार्क्स जो है इसकी वैल्यू है 1, और 60 मार्क्स की वैल्यू है 1.5। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते थे, तो 80, 50 और ये हो गया आपका 90। इसका जो टोटल था उसको वेट से डिवाइड करते थे, मतलब कि 4.5 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 50, 90 और इसके 170 प्लस 50, 220। 220 डिवाइडेड बाई 4.5 जो आएगा वो आपकी एवरेज होगी। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में डिफरेंस आता था, क्योंकि वेटेड एवरेज के अंदर हम वैल्यू देते थे। तो हम सबसे ज़्यादा वैल्यू मैथ्स को दे रहे हैं, तो इसीलिए मैथ्स के 2 हमने वेट्स रखे, तो इसकी कारण से जो एवरेज है वो डिफरेंट क्रिएट होगी। तो इसी तरीके से 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में हम सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं रिफाइनरीज़ को। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, वो इसका पब्लिशिंग का काम करती है। और जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल प्रमोशन का जो आपका इंडेक्स है, बेस ईयर है, उसको रिवाइज करता है। और करंटली हम जो बेस ईयर यूज़ कर रहे हैं वो है 2011 से 2012। तो कॉम्पोजिट ग्रोथ रेट निकालना, उसके बाद बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, उन सबको निकालना, वो सारा का सारा काम इसके अंदर आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए फॉर क्वार्टरली कैलकुलेशंस ऑफ GDP। तो अब जैसे आरबीआई के गवर्नर साहब ने जीडीपी एस्टिमेशंस दिए और कहा कि जीडीपी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये जो जीडीपी फोरकास्टिंग है वो हम कहाँ से करते हैं, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अगर हम सिंपल एवरेज कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि हम हर एक इंडस्ट्री को बराबर की वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हर इंडस्ट्री की अपनी वैल्यू है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो रिफाइनरीज होगी, स्टील हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनको हम अपनी मेजर इंडस्ट्रीज मानते हैं या फिर कोर इंडस्ट्रीज मानते हैं। तो इसीलिए हम इनको ज़्यादा चंक ऑफ वेट देते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। तो जैसे आप देख रहे हो, कोल का थोड़ा कम है, क्रूड ऑयल का कम है, नेचुरल गैस का कम है, फर्टिलाइजर्स का लीस्ट है। लेकिन स्टिल ये सारी की सारी किस में आती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अगेन GS3 का पार्ट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो किसकी होती है स्मॉल सेविंग स्कीम्स? ये होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेविंग स्कीम्स हैं वो होती हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स। और इसके अंदर 0.1 से 0.3% का इंक्रीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। और ये 2019 के बाद पहला रेट हाइक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज हम देख रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम ही हुए थे, चाहे FDs हों या फिर आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हों, PPFs हों, इन सभी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स फॉल हुए थे। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर
जो है 0.1 से 0.3 का इंक्रीज जो है वो अनाउंस किया है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 हेड्स आते हैं जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर आते हैं। नंबर 1 आपका आ जाता है पोस्टल डिपॉजिट्स। पोस्टल डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है, आपका सेविंग अकाउंट हो गया, आरडी हो गया, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट जिसमें आप टाइमली हर महीने कुछ पैसा जमा कराते हो, टाइम डिपॉजिट हो गया जिसको आप एफडी बोलते हो। उसके बाद आपकी मंथली इनकम स्कीम्स होती हैं जैसे पेंशन स्कीम, एन्युटी स्कीम्स होती हैं, वो सारी की सारी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। सेकंड कैटेगरी इसकी होती है जिसको हम सेविंग सर्टिफिकेट्स कहते हैं। सेविंग सर्टिफिकेट मतलब जैसे कि आपका किसान विकास पत्र, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये सारे के सारे सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके अंदर अगेन आपको पैसे मिलते हैं। थर्ड उसके बाद आ जाता है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी कि जो आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको अगर कुछ हो जाए तो आप उस पैसे से अपना गुजारा कर सको, उसके लिए ज़रूरी है। तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर कौन सी आती है, पीपीएफ आती है, क्योंकि गवर्नमेंट वालों के पास तो जीपीएफ होता है लेकिन सबके पास नहीं होता, तो पीपीएफ पब्लिक के लिए। फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये है जिनके पास एक गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सीनियर सिटीजन है जो 60 साल से ऊपर हो गए उनको इसमें एक्स्ट्रा ब्याज जो है सरकार प्रोवाइड करती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग स्कीम्स हैं जो हमने निकाली हुई हैं, और ये सारी की सारी कंसिडर की जाती है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ये आपको याद रखना है, अगर आपको प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल सेविंग स्कीम, और आपको फिर 1 2 2 3 करके दे देंगे, तो आपको याद रखना है ये सारी की सारी स्मॉल सेविंग स्कीम आएंगी। नंबर 1 पोस्टल सेविंग, आरडी, एफडी, ये सारा कुछ हो गया, मंथली इनकम, फिर सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग स्कीम, फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन, सुकन्या समृद्धि एक्सेट्रा। अब यहाँ पे सबके अंदर क्या खास बात है कि डिपॉजिटर्स को एक गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता। अदरवाइज आपको रिस्क रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, इसमें आपको रिस्क रहता है, तो इसमें रिस्क का एलिमेंट खत्म हो जाता है, और इसके अंदर आपको हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं एज कम्पेयर टू बैंक डिपॉजिट्स। बैंक के अंदर आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा उससे 1-2% या कई बार तो मतलब थोड़ा ज़्यादा भी फर्क पड़ जाता है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। जैसे अगर गर्ल चाइल्ड है या सीनियर सिटीजन है तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं एटीसी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, तो वो बेनिफिट्स भी आपको इसमें अलग जो है वो मिल जाते हैं। ये सारा जो पैसा इकट्ठा होता है ये होता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के अंदर इकट्ठा, एनएसएसएफ। तो ये सारा पैसा एक ही जगह पे जो है इकट्ठा होता है, और इसीलिए इसको आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही मैनेज करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये चीज़ें नहीं है। और इसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो खुद ही जो है टाइम टू टाइम चेंज करती है कि कब चेंज करने की ज़रूरत है, कब नहीं है ज़रूरत। तो अब उन्हें महसूस हुआ 2019 के बाद कि हमें इसको चेंज करना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इसके पीछे एक और रीज़न है, हम इन्फ्लेशन वाला संकट इंडिया में नहीं चाहते। वैसे ही हम देख रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ी हुई है, इसीलिए रेपो रेट बढ़ाए गए हैं। तो उस इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और जब लोग इस पर पैसा डालेंगे तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी मार्केट से, और जो एक्सेसिव डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन जो है वो रुक जाएगी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें,
या फिर प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।